हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिक मोल्स को कवर कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। हाँ जी, स्टोइकियोमेट्री। देखिए इसका नाम जितना कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक उतना ही आसान है। पहले तो समझते हैं स्टोइकियोमेट्री हम किसे बोलते हैं। चलिए तो थोड़ा आप ध्यान दें। स्टोइकियोमेट्री एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही हम उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री और कुछ नहीं है, बेसिकली एक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देखो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये आपके पास एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को जब आपने बैलेंस करके लिखा है तो इस रिएक्शन को ही हम इसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। मैं बेसिकली इसको रिएक्शन की शक्ल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? शक्ल। अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो तो इस रिएक्शन की शक्ल क्या बोल रही है कि यह N2 या N2 के साथ नंबर कितना 1 है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रही है और क्या फॉर्म कर रही है? 2 मोल NH3 फॉर्म कर रही है। ये जो नंबर्स इनके सामने लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सब्सटेंसेस के मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप गैसेस की बात कर रहे हो तो ये इनके वॉल्यूम और प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेशर वाला केस आप यहां तो काम नहीं लेते हो, लेकिन आप काम में लेते हो कहां पर? जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। आगे जाकर आप एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर आप इस चीज को जरूर यूज करते हो। वॉल्यूम तो आप यहीं पर यूज कर लोगे इसी चैप्टर के अंदर। हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे यूडियोमेट्री, वहां पर हम वॉल्यूम्स के अंदर भी डील किया करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम लोग जब बात करें तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इनके मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स को। अब आप ध्यान दें, मैं इस रिएक्शन की शक्ल देखकर कुछ लिख सकता हूं। बोल सकता हूं बताओ ये N2 का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल N2 reacts with 3 मोल H2 to gives 2 मोल NH3। तो ये बेसिक इसका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिएक्शन का। जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि एक मॉलिक्यूल N2 3 मॉलिक्यूल H2 से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल NH3 बनाएगा। ठीक, लेकिन बेसिकली वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, वो इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन तो यही है कि यहाँ पर 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा और साथ में क्या फॉर्म करेगा? 2 मोल NH3 फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव्स हाफ NH3 सिंगल NH3। इसका मतलब ये होगा कि हाफ मोल N2 3/2 मोल H2 से रिएक्ट करेगा और 1 मोल NH3 फॉर्म करेगा। तब भी अगर आप रेशियो देखोगे तो 1:3:2 ही आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आधा मॉलिक्यूल N2 3/2 मॉलिक्यूल H2 से रिएक्ट करेगा। आधे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि N2 होता है, देखो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और आप ये बोलो कि आधे मॉलिक्यूल का मतलब है एक N, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आधे मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये चीज आपके आगे काम में आएगी, पर मैं आपका अभी से बेस क्लियर कर रहा हूं। आपको ये तो दिखता है कि इसको मैं आधा कर दूं तो एक N मिलेगा, तो फिर मुझे आप बताओ ये NH3 का एक मॉलिक्यूल है क्या? है ना? बताओ आधे मॉलिक्यूल NH3 का क्या मतलब है? नहीं ना, कोई मतलब नहीं है। आधे मॉलिक्यूल कैसे कि इसको बीच में से काट दिया, ये आधा मॉलिक्यूल NH3 नहीं ना। तो मेरी बात समझ रहे होंगे, आधे मॉलिक्यूल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये चीज क्या होती है? हाफ मोल, ये कितना है? 3/2 मोल, और ये कितना है? 1 मोल। बोलो बात समझ रहे हो? चलिए, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो मैं वापस से यहाँ पहुँचता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा। तो देखो, अब आप एक काम क्या कर सकते हो, मोल से मोल को रिलेट कर सकते हो। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से, स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की शक्ल देखकर आप ये हिसाब लगा सकते हो कि कितने मोल N2 को कितनी मोल H2 चाहिए होगी। अभी इस रिएक्शन की शक्ल ये बोल रही है कि 1 मोल N2 को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? 3 मोल H2 चाहिए, और उससे क्या बनेगा? 2 मोल NH3 बनेगा। तो ये क्या जरूरी है कि मैं नाइट्रोजन का एक ही मोल लूं? नहीं ना। हाँ, आपको नाइट्रोजन के जितने मोल लेने हैं लो। आपने बोला मैंने नाइट्रोजन के 20 मोल लिए, तो ले लो भाई साहब। मैं आपको ये बता दूंगा कि इस 20 मोल नाइट्रोजन के लिए आपको कितनी हाइड्रोजन चाहिए।
हाँ वेरी गुड, 60 मोल हाइड्रोजन। क्यों? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अगर मुझे 3 मोल H2 चाहिए तो बताओ 20 मोल नाइट्रोजन के लिए मुझे कितनी चाहिए होगी? 3 इंटू 20 मोल हाइड्रोजन। बोलो सही है क्या? इसी तरह अगर 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है, वेरी गुड, तो 20 मोल N2 से क्या बनेगा? 40 मोल NH3 बनेगा। क्या बनेगा? 40 मोल NH3 बनेगा। तो कितने भी मोल ले लो, आपकी जितनी इच्छा है उतने मोल लो। मुझे 1 मोल के लिए पता है तो मैं यूनिटरी मेथड लगाकर इसके लिए कैलकुलेट कर सकता हूं। देखें ये यूनिटरी मेथड है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पेन 5 रुपए का है तो बताओ 20 पेन्स कितने रुपीस के होंगे? हाँ 100 रुपीस होंगे ना। ये आपके लिए बहुत आसान चीज है क्योंकि मैथ्स है। सेम यही चीज मैं केमिस्ट्री में भी लगा रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोगों को परेशान करती है। दिस इज अ सिंपल यूनिटरी मेथड कि अगर कोई एक चीज 10 रुपए की आती है तो 10 चीज ऑब्वियसली 100 रुपीज की आने वाली है। सेम फंडा यहां है। मान लो मुझे N2H2 को रिलेट करना है तो 1 मोल N2 के लिए मुझे 3 मोल H2 चाहिए, तो ऑब्वियसली 20 मोल के लिए मुझे कितनी चाहिए होगी? 3 इंटू 20 60। आप चाहो तो H2 से N2 को रिलेट कर सकते हो। आप यहां बोलो कि मुझे 3 मोल H2 के लिए 1 मोल N2 चाहिए, 3 के लिए। बताओ 1 के लिए कितनी चाहिए होगी? हाँ 1/3। तो अगर मान लो मेरे पास 10 मोल्स हैं, इसके 10 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा आपको? 10/3 मोल्स चाहिए होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? एक तो आप मोल से मोल को रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया। अब आप जरूरी नहीं है कि मोल से मोल को रिलेट करो, आप मास से मास को भी रिलेट कर सकते हो, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ये तो था मोल मोल रिलेशन। या कुछ भी याद रखने का नहीं है, चीजों को समझते चलें। अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम इनको यूज करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए सेकंड हम रिलेट करते हैं मास से मास को। तो मास से मास को रिलेट करने के लिए हमें करना क्या है? बस इसी रिएक्शन को कंसीडर करना है दोबारा से। इस बार हम मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मास में। तो आप ध्यान दें, यहां पर आपके पास क्या है? 1 मोल N2 है। ठीक, तो मैं इसी रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं। देखें N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 NH3 गैस। सही है ना? अब आप देखो 1 मोल N2 यहाँ काम में इस रिएक्शन की शक्ल बोल रही है, तो 1 मोल N2 अगर मैं मास लिखूं तो वो 28 ग्राम लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर काम में आ रहा है मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक, इस 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 3 मोल H2 यानी 6 मोल हाइड्रोजन काम में आ रहा है। और इससे देखो 2 मोल NH3, तो NH3 का मोलर मास होता है 17, तो 2 मोल का मास कितना हो गया? 17 इंटू 2 34 ग्राम NH3 काम में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन की शक्ल देखकर सबके मास लिख लेने हैं। ठीक है, अब जिसका मास दिया है और जिसका पूछा आप उसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बताओ अगर मैं यहां पर 20 ग्राम हाइड्रोजन यूज करता हूं तो उसके लिए मुझे कितनी तो नाइट्रोजन चाहिए होगी और इससे कितना अमोनिया फॉर्म होगा, ये आपको हिसाब लगाना है। तो फिर से आप रिएक्शन के पास आओ। एक तरीका तो है कि आप हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो और मोल से रिलेट कर लो, या आप चाहो तो मास से मास को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। देखो ध्यान से, इस रिएक्शन की शक्ल ये बोल रही है कि अगर आप 6 मोल हाइड्रोजन लो तो उसके लिए आपको 28 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है। सॉरी, मैंने 6 मोल लिख दिया है, दिस वुड बी 6 ग्राम्स। तो अगर आप 6 ग्राम हाइड्रोजन लो तो उसके लिए आपको 28 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है। तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितनी जरूरत होगी? 28/6 ग्राम होगी। अगर 1 ग्राम के लिए 28/6 चाहिए तो बताओ 20 ग्राम्स के लिए कितनी चाहिए होगी? इंटू 20 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगी। बोलो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए मोल थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको हम, थोड़ा टाइम लेता है सेट होने में। ये आपके बेसिक एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है पहले लेक्चर में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आए, मतलब थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। 1-2 लेक्चर बाद आप बिल्कुल रपारप बिल्कुल स्मूथली यूज़ करोगे। समझते चलो, मैं जो प्रोसेस सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करें और बस इसको यूज़ करते चलें, अपने आप इसके अंदर परफेक्ट होते हुए चलोगे। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम 11th स्टूडेंट्स हैं ना, 10th से जस्ट 11th मूव कर रहे होते हैं, उन लोगों को मोल में शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन बिलीव मी 4 से 5 लेक्चर बाद मोल उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और 1 महीने बाद तो मोल वो सोचते हैं कि अरे मुझे आता नहीं था, आज मैं इसको कितना आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला, मतलब बेसिक एटीट्यूड आपका डेवलप होना चाहिए चैप्टर के टुवर्ड्स। वो धीरे धीरे डेवलप होता है क्वेश्चंस करते करते, तो उसका आप लोड ना लें, है ना। जैसे मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करें। तो 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 28/6 और 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? इंटू 20। सेम ऐसे ही आप इधर आ जाओ, देखो इस रिएक्शन की शक्ल देखो। इसके 6 ग्राम के लिए अमोनिया कितना बन रहा है? 34 ग्राम्स।
बताओ 1 ग्राम के लिए कितना बनेगा 34/6 ग्राम्स। तो बताओ 20 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना बनेगा इंटू 20 ग्राम NH3। तो इस तरह से मुझे जिसका मास दिया है, देखो इसका दिया है ऑब्वियसली इसको देना ही पड़ेगा, तो जिसका दिया है उससे मैं बाकी के मासेस को क्या कर सकता हूं, आसानी से रिलेट कर सकता हूं। सही है। इसी का तीसरा एस्पेक्ट है कि अगर आप गैसियस रिएक्शंस में हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए है, तो हमने सीख लिया है कि गैसेस के लिए क्या होता है, PV इक्वल टू होता है nRT होता है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो बताओ उस केस में वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, मोल्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स। यानी अब अगर किसी गैस के मोल्स बढ़ गए हैं, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया होगा। अगर किसी गैस के मोल्स डबल हो गए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, मोल्स डबल होने पर उसके वॉल्यूम भी डबल हो जाएंगे। अगर किसी गैस के मोल्स हाफ हो गए हैं तो उस गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब अब आप कई केसेस में डायरेक्टली गैसेस के वॉल्यूम से भी डील कर सकते हो। जैसे यही रिएक्शन, ये गैसियस रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को मैं अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूं, देखो दोबारा से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। सही है। अब अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो तो इस रिएक्शन की शक्ल क्या बोल रही है, अभी तक हम इन कोएफिशिएंट्स को मोल बोल रहे थे, देखो अब हम इन कोएफिशिएंट्स को वॉल्यूम की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा इस रिएक्शन के हिसाब से कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, क्या 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये वॉल्यूम लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, इसलिए मैंने वॉल्यूम बोला है। यूनिट जो हो, जो क्वेश्चन में दी हो वो यूज कर लेना। तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद व्हाट, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम NH3। मतलब आपको अब इन सब के वॉल्यूम्स का रेशियो पता है। तो ये तो गए इस रिएक्शन के हिसाब से। अब आप मुझे एक वैल्यू दे दो, मैं सबके वॉल्यूम बता दूंगा किसका कितना चाहिए और किसका कितना बनेगा। तो सपोज आपने मुझसे बोला कि आपने 150 ml हाइड्रोजन यूज किया है, ठीक है जी। अगर आपने 150 यूज किया है तो मैं बता सकता हूं N2 कितना चाहिए होगा। यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 वॉल्यूम के लिए 1, तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए होगा, 1/3। तो बताओ 150 ml के लिए कितना चाहिए होगा, इंटू 150, दैट इज 50 ml नाइट्रोजन आपको चाहिए होगा। सही है। या फिर 3 वॉल्यूम से कितना बनता है, 2, 1 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 150, तो बताओ ये कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। तो इस तरह से अगर आपने हाइड्रोजन का 150 ml यूज किया है तो आपको नाइट्रोजन का 50 ml चाहिए होगा और अमोनिया का आपको 100 ml मिलेगा। कर सकते हैं। तो बस ये 3 तरीके होते हैं जहां से आपको गैसेस के वॉल्यूम्स, मास और मोल्स को आपस में रिलेट करना होता है। इसी क्वेश्चन को अब है ना, अभी आप धीरे धीरे अपनी ट्रिक्स और टिप्स बनाना शुरू कर दोगे। देखो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। भाई मुझे दिख रहा है कि यहां पर नाइट्रोजन के वॉल्यूम्स का रेशियो 1:3 है 1:3। तो इसके 3 वॉल्यूम के लिए इसका 1 वॉल्यूम है। तो बताओ इसके 150 ml के लिए इसका कितना चाहिए होगा, 50, क्योंकि यहां नाइट्रोजन का जितना वॉल्यूम होगा उसका 3 गुना हाइड्रोजन का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक, या देखो यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ NH3 का रेशियो कितना है, 3/2, दिस अपॉन दिस। तो देखो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ NH3 निकाल लो, आपको डायरेक्टली 100 ml मिल जाएगा। तो आप रेशियो से भी खेल सकते हो, पर जरूरत नहीं है। हमें क्या है ना, अपने आप को यूनिटरी मेथड में स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यही हम यूज करेंगे बार बार। तो आप रेशियो वाले मेथड पे ना जाएं, आप सिर्फ इसी मेथड पे रहें और अब देखें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे यूँ करवाता हूँ नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, फिर बाकी क्वेश्चंस भी और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखें एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपसे कहूँ कि कैलकुलेट द volume of CO2 gas evolved at 1 atm and 273 Kelvin on heating 16.8 gram mgCO3। ठीक, तो अब यहां पे आपको रिएक्शन भी खुद ही लिखनी है और कैलकुलेशन भी खुद ही करनी। तो देखिए क्या है, ये आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो ध्यान रखना। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम,
इनके कार्बोनेट्स को जब आप हीट करते हो, जैसे आपने BCO3 सॉलिड को MgCO3 सॉलिड को हीट किया, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक उस मेटल का ऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगी, CO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फोकस करें कि आपको क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। तो आपको दिया क्या गया है, बताओ, आपको दिया गया है MgCO3 का मास। ठीक है, इससे आपको निकालना है CO2 का वॉल्यूम, वो भी कहां पर, 180 m 273 पर। तो याद करो बेसिक मोल्स हमने सीखा था, 180 m 273 पर एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4। अब आपके पास जितने मोल गैस हैं उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा। सही ना, वही काम आपको यहां पर करना है। आपका बेसिक टारगेट क्या है, अब देखो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं क्वेश्चन का, कैसे हम उसको अप्रोच करें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके गिवन क्वांटिटी से, मास से, मोल से हम CO2 के मोल्स निकालेंगे और फिर CO2 के मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सही ना, चलिए तो करते हैं शुरू। इसका आपको दिया गया है 16.8 ग्राम। कितना दिया गया है, 16.8 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालो। तो देखो मैग्नीशियम होता है 24 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 3 48, कैलकुलेट करोगे 84 ग्राम इसका मोलर मास आ जाएगा। कर दें डिवाइड, तो जैसे डिवाइड करोगे आपको इसके मिल जाएंगे 0.2 मोल। हाँ जी, समझ में आ रहा है, सही है। अब आप देखें इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इस MgCO3 के 1 मोल से CO2 भी कितनी बन रही है, 1 मोल बन रही है, यही इस रिएक्शन की शक्ल बोल रही है। तो अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा तो बताओ इसके 0.2 मोल से CO2 कितना मिलेगा, 0.2 मोल मिलेगा। सही है, आगे CO2 के मोल्स। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है एट 180 m एंड 273 केल्विन, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, CO2 के मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। द आंसर वुड बी 4.48 लीटर CO2। क्वेश्चन खत्म। बस यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। स्टोइकियोमेट्री में आप एक के अमाउंट को दूसरे के अमाउंट से रिलेट कर रहे हो, तो पहले आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, मोल से मोल को या मास से मास को रिलेट करना है और आप अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आज तो आप इन क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व कर रहे हैं, आई कैन बेट 2 लेक्चर के बाद आप इन क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व कर दोगे, देखते ही बता दोगे कि CO2 का इतना वॉल्यूम होगा। विश्वास नहीं हो रहा, देखना, मैं हेंस प्रूफ बोलूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आप कितने क्विक हो जाओगे अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो। ठीक, तो मेरा तरीका ये कहता है कि आप ये सब कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं विद क्वेश्चंस। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पे सॉल्व करना है, देखें, सोचें, समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल है, आपको क्या सॉल्व करना पता है, पॉज कर लो, वीडियो को सॉल्व कर लो, फिर मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं इसको। तो 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्रेट। आपको मेटल का एटॉमिक वेट बताना है। ध्यान से देखें, यूं ही घुमाएगा आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस के अंदर, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने सीखा हुआ है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हो गई मेटल्स, वो कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, आगे रेडियम भी आता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनके ऊपर जो चार्ज आएगा हमेशा +2 ही आ सकता है। ये आपने सीखा होगा 9th 10th क्लास में, नहीं सीखा है ध्यान रखना। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनके ऊपर +1 चार्ज ही आ सकता है। और ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके ऊपर +2 चार्ज आ सकता है। तो अगर आपके पास कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उस पर चार्ज होगा M2+, ध्यान दें। इसी तरह नाइट्रोजन, ये हम पीरियोडिक टेबल में सीखते हैं, ठीक, इनऑर्गेनिक के अंदर, कि नाइट्रोजन जो नाइट्राइड आयन होता है वो होता है N3-। क्या होता है, N3-। एक होता है ऑक्साइड आयन, है ना, ऑक्साइड होगा O2-, नाइट्राइड आयन N3-। इसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काम में आती रहेगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन की फैमिली आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सीखा ही होगा आपने, 2 ये 1,
ये 3 माइनस, ये 2 माइनस, ये -1। ये नाइट्राइड है, ये फॉस्फाइड है, ये सल्फाइड है और ये क्लोराइड है ना। तो अभी उसने हमसे नाइट्राइड बोला है। मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, बट नहीं आता है बस इसीलिए मैंने बताया है। तो दोनों केस कवर हो गए है ना। चलिए अब आप देखें, नाइट्राइड है तो उसका चार्ज हो गया N3-। बचपन में आपने क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा होगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पढ़ा है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इस नाइट्राइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M3N2 टाइप। क्या बनेगा? M3N2 टाइप। तो देखें अभी पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अभी तो बैलेंस से काम चलाएंगे, अभी हम जब चैप्टर में आगे एडवांस स्टेज पे चलेंगे ना, तो बिना बैलेंस के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो आप सीख लोगे, उसके लोड ना मतलब बिल्कुल भी। अभी तो आप देखो, तो ये जो आपका मेटल नाइट्राइड बना उसका फॉर्मूला बन गया M3N2। ठीक है, अब आप इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखो तो कैसे लिखोगे भाई? एक तो मेटल होगा, एक नाइट्रोजन होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी? 3M + N2 gives M3N2। समझ में आ रहा है? अब ये कह रहा है कि आपने इस मेटल का 12 ग्राम लिया है और उससे आपको 14.8 ग्राम नाइट्राइड मिला है। ठीक, आपको मेटल का एटॉमिक वेट बताना है। तो आप चाहो तो मोल्स में डील कर लो, आप चाहो तो मास में डील कर लो। कोशिश करो मोल्स में डील करने की, थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। कभी कभी मास में भी डील करेंगे जब वैल्यूज ईजी होंगी, वो आप कॉमन सेंस है, वो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। तो अभी आप देखो, अगर इस मेटल का मास है 12 ग्राम और मैं इस मेटल के यहाँ पर मोल्स निकालूं, ठीक, यहाँ निकाल लो मोल्स, तो बताओ उस मेटल के मोल्स कितने होंगे? इस मेटल का मास अपॉन, मान लो इस मेटल का मोलर मास m ही है। हाँ, अब एक बात ध्यान दें, कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर 3 मेटल काम में आ रही है तो मोल्स निकालने के लिए 3m क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। यहां चाहे 3 काम में है, चाहे 4 काम में है, चाहे 5 काम में, मोल्स निकालने हैं तो आपको 12/m ही करना होगा। 3 तो ये बता रहा है कि यहां इस रिएक्शन में इसके कितने मोल्स काम में आ रहे हैं? 3 मोल। इसका मोल्स निकालने से कोई लेना नहीं, ये गलती कभी गलती से भी मत करना। मास दिया है, मोल्स निकालना है, तो वो एक ही यूनिट का, एक ही मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड करो, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की गलती से भी मत कर देना। समझ गए? चलिए, तो ये आ गए इसके मोल्स। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इस रिएक्शन की शक्ल ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि 3 मोल M से आपको 1 मोल M3N2 मिल रहा है। सही है? तो बताओ इसके 1 मोल से आपको कितना मिलेगा? इसका 1/3 मोल मिलेगा। तो आपको 1/3 मोल M3N2 मिलेगा। अगर इसके 1 मोल से आपको इतना मिलेगा तो आपके पास कितना मोल है? 12/m मोल है। बताएं, इसके 12/m मोल से आपको ये कितना मिलेगा? 1/3 इंटू 12/m मोल आपको क्या मिलने वाला है? तो कितना हो गया ये? 4/m मोल। सही ना? अब देखो, ये तो आपको इसके मिले मोल्स। ठीक, आपको ये पता है इसका मास इतना है, तो आप क्या करो, अभी अपने पास जितने मोल्स है उससे इसका मास निकाल लो। तो देखो 4/m इंटू इसका मास कैसे निकालोगे? देखो मोल्स इंटू मोलर मास, तो इसका मोलर मास हो गया 3m + 28। ये हमारे हिसाब से इसका मास हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 14.8 ग्राम्स होना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व करो, देखो 4 3 12m प्लस 28 इंटू 4 को 4 इंटू 28 ही लिख लो आप एक थोड़ी देर के लिए। ये इधर हो जाएगा 14.8m। सही है? 12m को इधर भेजो तो 14.8 माइनस 12 कितना हो गया? 2.8m इज इक्वल्स टू 4 इंटू 28। बोलो सही है क्या? कुछ मिस्टेक तो नहीं की मैंने? 3 से 1, 1 से 1/3, इसका मास था 12, तो 12/m से बन गया 4/m मोल। 4/m इंटू इसका मोलर मास हो गया 3m + 19 28। बिल्कुल सही है। दिस शुड बी इक्वल टू 14.8। चलिए अब कैलकुलेट करें, तो देखो 2.8 से 28 कितने टाइम्स गया? 10 टाइम्स। तो आपको इस मेटल का मोलर मास कितना मिल गया? 40। सही है? तो इस तरह से आप इस मेटल का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। 40 किसका एटॉमिक मास होता है? हाँ, कैल्शियम का। इसका मतलब ये कैल्शियम नाइट्राइड की बात कर रहा है।
बोलो कर सकते हैं, कोई डाउट है? अब देखो इसी वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीका भी है, मतलब हम मास में भी डील कर सकते हैं अगर आप मोल्स में कंफर्टेबल नहीं हो। देखो शुरुआत के क्वेश्चंस में आपको मास और मोल दोनों मेथड यूज करने चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करोगे, दोनों में परफेक्ट हो जाओगे, फिर जहां जो मेथड लगाना है आप फटाफट वहां पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलिए रिपीट कर रहा हूं वापस से। मैंने रिएक्शन बैलेंस की, एल्कली मेटल के ऊपर चार्ज है +2, नाइट्राइड होता है N3-, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M3N2 टाइप इसका फॉर्मूला बनेगा। इसको बनाने के लिए मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया और फिर मोल्स में डील किया। मुझे इस कंपाउंड के 12 ग्राम दिए थे तो 12/m इसके मोल्स हो गए। इस रिएक्शन की शक्ल से मैंने देखा कि 3 मोल मेटल से 1 मोल मेटल नाइट्राइड बनेगा। बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3। इसके 12/m मोल से कितना बनेगा? 1/3 इंटू 12/m, दैट इज 4/m मोल। अब आपको इसका मास पता है कितना मिला? 14.8। तो अगर 4/m मोल का मास निकालूं तो 4/m इंटू मोलर मास 14.8 यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो, 40 आ रही है। इसी का दूसरा मेथड, ये तो था मोल मेथड। आप चाहें तो यहां पर मास मेथड भी यूज कर सकते हैं, सीखना जरूरी है। तो मास मेथड क्या होगा? रिएक्शन लिखो वापस से वही 3m + N2, ये क्या बनाएगा? M3N2 बनाएगा। फिर से देखो 3 × m, तो इस मेटल का मुझे मोलर मास नहीं पता तो m मान लेता हूं, तो इसके तो यहां काम में आ रहे हैं 3m ग्राम। समझ रहे हो? 1 मोल का मास m तो 3 मोल का 3m। इसके 3m ग्राम से ये कितना बन रहा है? 3m + 28 ग्राम्स। बोले समझ में आ रहा है ना? इसका 1 मोल है तो इसके 1 मोल का मास इसके मोलर मास के बराबर होगा। ये आपको बता दिया गया है कि इसके 12 ग्राम से ये कितना बनता है? 14.8 ग्राम। तो ये डेटा तो है क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर आप इसका 12 ग्राम यूज करो तो आपको इसका 14.8 ग्राम मिलेगा। अब हम अपने हिसाब से बात करते हैं, कैसे? कि भाई इसके 3m ग्राम से इतना मिल रहा है, तो बताओ इसके 1 ग्राम से आपको ये कितना मिलेगा? तो इसके 1 ग्राम से आपको ये मिलेगा 3m + 28/3m मिलेगा। सही है। अब आपने यूज कितना किया एक्चुअली? इसका 12 ग्राम। तो बताओ इसके 12 ग्राम से कितना मिलेगा आपको? 3m + 28/3m × 12। सही है क्या? एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 14.8 ग्राम्स। हो गया ना? बस हो गया। देखो 3 4 12, मल्टीप्लाई करो तो 12m + 28 × 4, इस m को भेज दो इधर, शुड बी इक्वल टू 14.8m, है ना। चलिए इस 12m को इधर भेजो तो वापस से बचेगा 2.8m = 4 × 28, और m की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपको क्या मिलने वाला है? इससे कर सकते हैं ना। अच्छा, आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए बहुत उतावले होते हैं और फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ जरूरत आ रही है? बचा के रखो भाई, मल्टीप्लाई अगर करना ही है तो लास्ट में भी कर सकते हैं, तो पहले क्यों कर रहे हो? लाओ बचा कर, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। इस टेंडेंसी को आप फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर अपनाएं, आपको ये कई बार कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। चलिए कॉपी करें एक पार्ट, तो आप इसे कॉपी करें, और दूसरा मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं, ट्राई करें। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, वो फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। देखिए पॉज कर ले आप चाहे तो सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये आपसे गलती करवा देगा। हो सकता है आपने गलती की भी हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके 2 एस्पेक्ट है, दोनों ध्यान से समझें। ये क्या कह रहा है? 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन है विच इज पॉलीमराइजिंग एंटायरली इनटू पॉलीथीन। तो ये जो है ये इथीन है, इथाइलिन भी बोल लो, इथीन बोल लो, दोनों ही नाम है इसके। तो आपने इसके n मॉलिक्यूल्स लिए, ये सब आपस में अटैच होते जाएंगे और इस तरह से अटैच होकर ये एक पॉलीमर फॉर्म बनाते हैं, जिसे हम पॉलीथाइलिन के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने इसका कितना लिया है? 100 ग्राम्स। देखो बैलेंस्ड है क्या? कितने कार्बन है? 2 × n, 2 × n। कितने हाइड्रोजन है? 4 × n, 4 × n, है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बाहर से किसी और की जरूरत नहीं है। तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लगा सकते हैं ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? हाँ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन सॉल्व। इसका 100 ग्राम ही मिलेगा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सही ना, खेल गया ना आराम से। हाँ, तो ये ध्यान रखें। दूसरा, इसका एक और एस्पेक्ट है, अगर वो आपसे इसके मोल्स पूछ लेता तब भी आप ध्यान देना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो सिखाई थी वो काम में आएगी। मोल्स निकालने तो इस कंपाउंड के मोल्स निकालो, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे? 100/28N। हाँ, ये अगर आपने ले लिया तो आपका गेम हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया ना, 28 आप मोल्स इस कंपाउंड के मोल्स निकालो तो इसका मॉलिक्यूलर मास यूज करोगे। N तो इसके रिएक्शन में काम आने वाले मोल्स हैं, वो आप यूज नहीं करोगे। तो देखो इसके मोल्स हो गए 100/28 और इस रिएक्शन में इसके कितने मोल्स काम में आ रहे हैं? N। तो बताओ इसके N मोल्स से इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इसका 1 मोल बन रहा है। बताओ इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? 1/N बनेगा। तो आपके पास कितने मोल है इसके? 100/28। तो बताओ इसके 100/28 मोल से कितना बनेगा? 100/28N मोल्स बनेगा। तो अगर ये आपसे इसके मोल्स पूछता तब आपका आंसर 100/28N होता, लेकिन इसने सिर्फ मास पूछा है तो वो वैल्यू 100 ग्राम्स के इक्वल होगी। कर सकते हैं, आसान है। चलिए आसान है तो मूव करते हैं, देखें अगले क्वेश्चन पे। ये देखें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो कई बार मोल कंसेप्ट में आपको कई रिएक्शंस यूज करनी होती है। कुछ रिएक्शंस आप जानते हैं, कुछ रिएक्शंस आप नहीं जानते हैं। जिनको आप नहीं जानते हो उनको अडेप्ट करना सीखें। मतलब आज के बाद आपको रिएक्शन याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm and 273 केल्विन ऑन हीटिंग 24.5 ग्राम KClO3। आपके पास KClO3 है। इस KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक KCl और एक मिलता है O2। दो तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, 1K 1K 1Cl 1Cl। 3O के लिए आप यहाँ पर 3/2 लिख सकते हो। ऐसे लिख के सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, या फिर आप चेंज कर दो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? 2KClO3 सॉलिड। थोड़ा फिजिकल स्टेट्स पर भी फोकस करें, 2KCl सॉलिड, क्योंकि कई बार आपके ये काम में आती है, और 3O2 गैस। ठीक है, अब आप ध्यान दें, ये 2KClO3 सॉलिड है, ये 2KCl सॉलिड और ये 3O2 गैस है। ठीक, तो आप अगर देखें, आप इस रिएक्शन में बोल रहा है कि इसके 2 मोल से, मैं सिर्फ O2 से बात करता हूं क्योंकि मुझे O2 निकालनी है, आपको 3 मोल O2 मिल रही है। तो बताओ इसके 1 मोल से आपको कितनी O2 मिलेगी? हाँ, 3/2 मोल। सही ना। अब आप ये पता कर लो कि आपके पास इस कंपाउंड के कितने मोल्स हैं। तो 24.5 ग्राम, तो इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा? 245। तो बताओ इसके मोल्स कितने हो गए? 0.1 हो गए। अब अगर इसके 1 मोल से 3/2 मोल मिलता है, 3/2 लिख के चल लो, तो बताओ इसके 0.1 मोल से आपको ये कितना मिलेगा? 3/2 इंटू 0.1 मोल O2। अब याद करो चीजें जो हमने बेसिक मोल्स में सीखी है। इसको मैं 3/20 लिख लूं ना। मोल से अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है एट 1 atm 273, तो आपको इसे 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आप लिखो, देखो 11.2 1.12 आ जाएगा 3.36 लीटर्स। और ये आपकी O2 का वॉल्यूम होगा जो इतने ग्राम KClO3 को हीट करने से आएगा। बोलो कर सकते हैं, आसान है ना। तो सिंपल सी बात है, आप रिएक्शन लिखें और फिर वही मोल से मोल को रिलेट करते हुए चलें। चलिए जी, एक और क्वेश्चन, ये देखें सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको रिएक्शन खुद ही लिखनी होगी। ये मैं उड़ा दूं, चलिए तो इसको तो उड़ा देते हैं। आगे देखें वापस से, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ये कंबस्शन रिएक्शंस आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी। हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कंबस्शन करवाते हैं। नहीं पढ़ी तो भी आप ध्यान रखें, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर आप उसे जलाओ तो जलाने पर आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक CO2 और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर इसने जलाया है ऑक्टेन को। ऑक्टेन एल्केन फैमिली का मेंबर है, और एल्केन फैमिली के मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2।
ऑक्ट मतलब 8, तो सी एन की वैल्यू लिखो 8, 16 + 2 18, सी एट 8H18, 12 8 जा 96, 96 + 18 हो गया 114। तो ये ऑक्टेन का मोलर मास है। एक चीज, क्या आपको ऑक्टेन का मास दिया है, तो ऑक्टेन के मास से आप ऑक्टेन के मोल्स निकाल सकते हो। तो बताओ ऑक्टेन के मोल्स कितने हो गए, 570/118, दैट वुड बी 5 मोल्स। नहीं सॉरी 114 है, हाँ ठीक है, 5 मोल्स हो गए। ये तो मैंने निकाल के रख ली ऐसे ही। अब कंबस्शन, तो देखो मुझे ऑक्टेन का कंबस्शन लिखना है तो C8H18, ये इन जनरल लिक्विड फॉर्म में होता है ऑक्टेन, है ना। जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, ये आप ऑर्गेनिक में सीखते हो, 1 से लेकर 4 तक एल्केन्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, 4 से लेकर 10 तक, C4 से C10 तक लिक्विड होते हैं, और उसके ऊपर के सारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम वो लेकर चल रहे हैं। इसको आप जब जलाओगे तो जलाने के लिए हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाओ, आपको दो ही चीजें मिलेंगी हमेशा, एक मिलेगी CO2 गैस और दूसरा मिलेगा H2O। अब देखो ये H2O आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है और गैस फॉर्म में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड गैस में हो गया तो क्वेश्चन का टाइप ही चेंज हो जाता है। अभी आप देखो, क्या आपको कोई टेम्परेचर दिया है, नहीं दिया ना। अगर हमें कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन लेकर चलते हैं, मतलब 25 डिग्री या 27 डिग्री का टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, तो 27 डिग्री पर तो वाटर कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड। लेकिन अगर ये आपको यहाँ पर टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दे, मान लो टेम्परेचर ने दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये तो गाँव का बच्चा बच्चा जानता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, हाँ गैस। तो उस केस में आप H2O को गैस लेकर चलोगे। बोलो बात समझ रहे हैं ना। बस अब तो आपको करनी है बैलेंसिंग। तो देखें 8 कार्बन्स 18 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 8 2 जा 16, 16 + 9 25। तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा, 25/2 होगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आप देखें ऑक्टेन की मोल्स निकालो 5, तो इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इसके 1 मोल से बताओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, CO2 के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 8 मोल्स मिल रहे हैं। अगर इसके 1 मोल से CO2 के 8 मोल्स मिल रहे हैं, तो बताओ इसके 5 मोल से आपको CO2 के कितने मोल्स मिलेंगे, 8 × 5 दैट इज 40 मोल CO2 आपको यहां पर मिल जाएगी। तो 40 मोल CO2 हो गई ना, तो 40 इंटू, अब आपको CO2 का मास निकालना है, मोल से मास निकालने के लिए इंटू मोलर मास करो, तो ले जाएगी 1760 ग्राम्स, या फिर आप इसे 1.76 kg भी बोल सकते हो, और ये आपकी CO2 गैस का मास होगा। कर सकते हैं। तो बस ये होती है आपकी बेसिक स्टोइक्योमेट्री। आपको जब भी स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशन करनी है, पहले बैलेंस रिएक्शन लिखें और फिर डिसाइड करें कि क्या दिया है और क्या पूछा है। जो दिया है और जो पूछा है इनको आपस में रिएक्शन की शक्ल से लिंक करें, फिर जो आपके पास डेटा है उससे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना। चलिए कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसी में ना एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है, तो क्वेश्चन को मैं आपको यहीं पे ऐसे समझाता हूं। देखो इसमें भी आप शायद मिस्टेक कर दे कभी कभी, ध्यान देना। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन इज H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, है ना। ये ऐसा करो, थोड़ा और रिएक्शन चेंज कर देते हैं। हम रिएक्शन ले लेते हैं SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस, है ना। कुछ समझाना मैं आपको यहाँ पे चाह रहा हूँ, ध्यान देना बस चीज़ के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मैंने एक फिक्स्ड प्रेशर और टेम्परेचर पर मैंने PT फिक्स कर दिया है, आपके लिए ली है कुछ 100 ml SO2, ठीक। आपको ये बताना है कि सेम कंडीशंस पर O2 का मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा और SO3 का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखो गैसेज है, आप वॉल्यूम में डील कर सकते हो, सिखाया था मैंने आपको। तो आप देखो इसके 1 वॉल्यूम के लिए आपको O2 कितना चाहिए, हाफ वॉल्यूम, और SO3 कितना बनेगा, 1 वॉल्यूम, सही ना। अब अगर 1 वॉल्यूम के लिए हाफ वॉल्यूम है तो 100 ml के लिए कितना चाहिए होगा, 50 ml, और ये कितना बनेगा
ये बन जाएगा 100 ml। सही है। तो कई बार आपसे यहां पर चेंज इन वॉल्यूम पूछ लेता है, तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। फाइनल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 100 ml, माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। 100 माइनस 50 दैट इज माइनस 50 चेंज इन वॉल्यूम। माइनस क्या बता रहा है कि इधर से इधर आने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस चीज को हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसको हम यूडियोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अभी तो बस ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक। अब दूसरा केस बहुत ध्यान से देखना। अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी मैं दोबारा लिखूं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से। ये क्या बनाएगा, H2O लिक्विड बना दिया मैंने। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मैंने 100 ml H2 ली, ठीक। तो बताओ इसके लिए मुझे कितना O2 चाहिए होगा और कितना H2O बनेगा। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, 1 के लिए हाफ, सेम ही तो है सर। तो ये कितना हो जाएगा 50 ml और ये कितना बन जाएगा 100 ml। अगर आपने ये लिख दिया, हाँ, तो आपका गेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपका गेम, इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट कर दिया। मैंने आपको क्या सिखाया कि हाँ भाई V प्रोपोर्शनल टू N होता है। हम वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए। अगर आपने गैस को लिक्विड से रिलेट कर दिया तो गेम तो होना है ही, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप मोल्स को रिलेट कर सकते हो, आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि इसके 1 मोल से इस लिक्विड का 1 मोल बनेगा, लेकिन इसके 100 ml से ही कितना बनेगा मैं नहीं बता सकता। मैं गैस के वॉल्यूम को डायरेक्टली लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकता हूं। मोल्स तो मैं किसी के भी, सॉलिड के लिक्विड से, लिक्विड के सॉलिड से, लिक्विड के गैस से, गैस के सॉलिड से, किसी से भी रिलेट कर सकता हूं, लेकिन मैं गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता हूं। मेरी इस बात का ध्यान रखें। बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड विद वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, बना दें और डेंजर का निशान बना दें, वो 2 हड्डियां वाली, ये वाली। इसका आप ध्यान रखें जरूर से, ठीक है, वरना ये आपको परेशान कर सकता है। चलिए, तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए बेसिक स्टोइक्योमेट्री कि बेसिक स्टोइक्योमेट्री में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे और किन किन छोटी छोटी चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने सेकेंड पार्ट पर। अभी तक आप देखें, आपने जितने भी क्वेश्चन किए, ऐसे यही देख लो, आपको मैंने सिर्फ एक रिएजेंट का वॉल्यूम या एक रिएजेंट के मोल्स दिए हैं, दूसरे के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। क्या हो अगर आपको दोनों रिएजेंट का मोल्स या फिर वॉल्यूम या फिर मास, जो भी चीजें सब पता हो, उस केस में आपको ये डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट किससे बनेगा, किसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट का आंसर दोगे, इसके बेसिस पर दोगे या फिर इसके बेसिस पर दोगे। समझने की कोशिश करना। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ध्यान दें, मैंने आपसे एक रिएक्शन बोली कि रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, मैंने इसके भी 6 मोल यूज कर लिए और इसके भी 6 मोल यूज कर लिए। अभी तक मैं आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट के मोल देता था, अब मैं आपको दोनों के मोल्स दे रहा हूं। आप मुझे बताओ NH3 जो फॉर्म होगी वो कितनी फॉर्म होगी। तो अब ये कंफ्यूजन वाला पार्ट आ गया है। अगर मैं N2 के हिसाब से आंसर दूं तो देखें, 1 मोल N2 से आपको 2 मोल NH3 मिल रही है, तो 6 मोल से कितनी मिलनी चाहिए, 12 मोल। ठीक, अगर मैं इसके हिसाब से दूं तो 3 मोल से 2 मोल मिल रही है, तो 6 मोल से मिलनी चाहिए 4 मोल। डबल, 3 से 2 तो 3 का डबल है, तो ये भी 2 का डबल हो जाए। अब एक रिएजेंट आंसर दे रहा है 12 मोल, एक रिएजेंट आंसर दे रहा है 4 मोल। मैं किस पे भरोसा करूं, किसके बेसिस पर आंसर दूं, दोनों को मिला दूं, 12 + 4 16? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इस दुविधा से निकलने के लिए, इस धर्म संकट से निकलने के लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होता है जिसका नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आओ देखते हैं क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट और कैसे हम इसे डिसाइड करते हैं, कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहला लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आप लिखना शुरू करें मेरे साथ ही। इट इज द रिएजेंट
It is the reagent which is consumed earlier in a reaction. एक ऐसा रिएजेंट जो किसी रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही ध्यान से देखें। जैसा कि आप जानते हैं, हम नहीं, मैं कोटा में हूँ। कोटा में हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा आया, इस बच्चे का नाम था गोलू। क्या नाम था? गोलू। तो देखें, ये है गोलू, मिस्टर गोलू। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका शरीर। तो मिस्टर गोलू खाने के बड़े शौकीन थे। मिस्टर गोलू की शक्ल अच्छी नहीं बनी ना, थोड़ी सी अच्छी शक्ल बनाते हैं मिस्टर गोलू की। तो ये थे आपके मिस्टर गोलू। अब भी कौन सी अच्छी बन गई? ओ, मेरी ड्राइंग इतनी माशाल्लाह है तो कितनी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये मिस्टर गोलू के स्पाइकी बाल और ये मिस्टर गोलू के कान जो ड्रैकुला के बन गए। तो ये थे मिस्टर गोलू। मिस्टर गोलू कोटा में आए। कोटा में जैसे आपको घर की तरह खाना मिलता है, उसे घर पे खाना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैसेज होती हैं। ये गोलू के पंख से लग रहे हैं ना। खैर कोई नहीं, आप गोलू की भावनाओं को समझें। ठीक, तो चलिए ये भी ठीक से ही बना देता हूँ मैं, जब बात आई गई है तो। तो ये हमारे गोलू सर हैं। ये गोलू सर की शर्ट, ये उनकी शर्ट की पॉकेट। चलिए जी, तो ये गोलू आया कोटा। जैसा कि आपको दिख रहा है नाम से और काम से, खाने के बड़े शौकीन थे भाई साहब। तो उन्होंने घूम घूम कर कोटा के अंदर मैस ढूंढी, तो इनको एक मैस मिली। इसका नाम था ललुआ मैस। हाँ, क्या नाम था? ललुआ मैस। ललुआ मैस का खाना इन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और डाइट इनकी अच्छी खासी थी। तो इनकी जो रोज़ाना की डाइट थी, वो डाइट थी करीबन ये 20 तो खाते थे रोटी चपाती, 4 कटोरी ये सब्जी लेते थे, जो भी सब्जी इनके पास अवेलेबल है, रायता और सलाद अलग। अब आप देखें, ये इनका डाइट प्रोग्राम था रोजाना का। और मिस्टर गोलू सुबह शाम मैस में सबसे पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि बाद में पहुंचने में क्या होता है, कई बार खाना खत्म हो जाता है। तो मिस्टर गोलू हमेशा पहुंच जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर गोलू की शाम की क्लास, जनरली तो वो 7:30 छूट जाया करती थी, लेकिन एक दिन वो भाई साहब मेरी क्लास में आ गए और मैंने क्लास कर दी एक्सटेंड, और मैंने इनको फ्री किया 8:15 पे। गोलू बेचारा, दिमाग खराब उसका, भूख से उसका हाल बेहाल, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी। इसने अपनी साइकिल निकाली, अरे साइकिल की सीट तो बनानी पड़ेगी ना, और इस साइकिल पे गोलू फटाफट से मुंडी नीचे करके और बहुत तेज तेज पेडल मार के अपनी मैस की तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक क्या हुआ पता नहीं, रास्ते में कहां से एक कील घुस गई टायर में और गोलू जी का टायर हो गया फ्लैट। अब गोलू का दिमाग खराब, वो पहले लेट था, वो और लेट हो गया। अब गोलू जी ने क्या किया, फटाफट से और तेज तेज चलना शुरू किया। तो गोलू जी बहुत तेज तेज चलने लगे और चलते चलते मैस पहुंचते पहुंचते उनको 8:40 हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि गोलू को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता फैसला करेगी। नहीं मिलेगा ना, खाना तो 7:30 शुरू हो जाता था, मतलब 7:45-8 बजे। आज तो गोलू करीबन 1 घंटा लेट हो चुका है। तो गोलू पहुंचा, देखा तो गोलू के होश उड़ चुके थे। गोलू के खाने के लिए बहुत कम मटेरियल बचा था। खैर गोलू ने गिनना चुनना शुरू किया तो उसको 20 रोटियां तो मिल गई।
लेकिन बेचारे को सिर्फ 2 कटोरी सब्जी मिली। रायता सलाद का तो नाम ही नहीं था। आज गोलू का दिन बड़ा खराब हो चुका था। अब आप मुझे बताओ, आज का महत्वपूर्ण सवाल, गोलू का पेट भरेगा या नहीं। जो मुद्दा है वो है कि गोलू का पेट भरेगा या फिर नहीं भरेगा। तो बिल्कुल नहीं भरेगा। गोलू का पेट कैसे भरेगा? गोलू का पेट भरने के लिए तो 20 रोटी और 4 कटोरी सब्जी चाहिए। क्या आज गोलू 20 रोटी खा पाएगा? नहीं। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसके पास क्या कम पड़ चुकी है? सब्जी। अगर हम नॉर्मल प्रोपोर्शन निकालें तो 1 कटोरी से एवरेज रोटी 5 रोटी खा रहा है। कौन? गोलू 5 रोटी खा रहा है ना। तो देखो 2 कटोरी से कितनी रोटी खा पाएगा? 10 रोटी खा पाएगा और बाकी की 10 रोटी इसके पास बच जाएंगी। तो बोलो मेरे प्रिय ऑनलाइन छात्रों, क्या आपको ये चीज समझ में आती है? कहानी समझ में आ रही है कि गोलू अमूमन रोजाना मतलब रोजाना जनरली 4 कटोरी सब्जी से 20 रोटी खाया करता था। पर कटोरी एवरेज वो 5 रोटी खा रहा था। आज गोलू 20 रोटी खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या खत्म हो गई है? ये सब्जी खत्म हो गई है। तो इस कहानी के अंदर, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी में जो सब्जी है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ, क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि इस कहानी में रिएक्शन थी गोलू का पेट भरना। अगर गोलू को 4 सब्जी और 20 रोटी मिले तो गोलू का पेट भर रहा था। लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही ये रिएक्टेंट खत्म हो गया, मतलब सब्जी खत्म हो गई। अब सब्जी जितनी थी उतनी रोटी तो ये खा पाया 10, और बाकी 10 रोटी इसके पास बच गई। तो जो चीज बच गई इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में आपके पास 2 तरह के रिएजेंट होते हैं। एक लिमिटिंग यानी जो लिमिटेड अमाउंट में हो, दूसरा एक्सेस जो ज्यादा अमाउंट में हो। अब गोलू का पेट कितना भरा बताओ, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो बेसिकली एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किसके बेसिस पर फॉर्म होता है? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर। जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ तब तक बनेगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया रिएक्शन रुक जाती है। तो जो भी एक रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके बेसिस पर फॉर्म होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर फॉर्म होगा। तो आपको कहानी पसंद आई? चलिए, कहानी पसंद आई तो हम चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर और देखते हैं इस कंसेप्ट को हम केमिस्ट्री के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो आए, जो चीज मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखा चुका हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। ये वो रिएजेंट होता है जो एक रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम हो जाता है। रिएक्शन खत्म होने से पहले आपका रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। ठीक, वो चीज मैंने आपके सामने लिखी दी है। सेकंड चीज क्या है जो मैंने आपको बताया कि जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सिर्फ किसके बेसिस पर फॉर्म होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि whatever product is formed will be formed on the basis of limiting reagent. ठीक, और it is also known as मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म। कि जो लिमिटिंग रिएजेंट के वजह से बनेगा उस रिएक्शन में वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद तो रिएक्शन रुक जाएगी और फर्दर और कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। जो दूसरा रिएजेंट बच गया, द अदर रिएक्टेंट लेफ्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ठीक, तो ये बात लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। दूसरी चीज, मुझे कैसे पता लगेगा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है? तो उसी के लिए मैं आपको अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं, ध्यान दें। ये ट्रिक है या टिप है, जो भी आप लिखना चाहें, कि व्हेन अमाउंट्स के अंदर मास आ सकता है, मोल आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, ऑफ 2 or more reactants are given, then what you have to do is you have to use the concept of LR. LR मतलब limiting reagent and form products
form products on the basis of LR। तो आप जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करोगे वो LR के बेसिस पर ही करोगे। तो टिप आप जरूर ध्यान रखें, इसको हाईलाइट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद किसी भी रिएक्शन में आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स के अमाउंट मिल गए तो आपको किसका कंसेप्ट यूज करना है? LR का। ठीक है सर, कर लूंगा। कैसे करूं? मैं कैसे पता करूं कि कोई रिएक्शन में कौन LR है? चलो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता क्यों करते हो? डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करें? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम ये जरूर करें, हर बार इसे चेक करें, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक हम LR की बात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। फिर स्टेप 2 के बाद सब क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2 इज डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट with their respective stoichiometric coefficients. Respective stoichiometric coefficients. The least value will give LR। ठीक है, देखें सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखें। दूसरा, मोल्स दिए तो बढ़िया, अगर आपको मास दिया है तो मास से पहले आप क्या निकालोगे? मोल्स। ध्यान रखना, मोल्स से निकालेंगे, उनको डिवाइड करो उनके कोएफिशिएंट से, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो होगी LR। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मैंने लेट्स से 48 ग्राम कार्बन को मिक्स किया है 32 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म CO2। आपको ये बताना है कि कितनी CO2 फॉर्म होगी। तो देखो C और O2 मिलकर CO2 बनाते हैं। चलो CO2 नहीं बनाकर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर CO बना लेते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो आप रिएक्शन लिखें, C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, इससे बनेगा CO गैस। या आप चाहो तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2CO गैस। समझ रहे हो आप इस चीज को? कैसे भी लिख लो, दोनों सेम आंसर आने वाला है। चलिए, ये तो गई बैलेंस रिएक्शन। अब आप क्या निकालोगे? मोल्स। तो आप निकालो कार्बन के मोल्स। तो 48 डिवाइड बाय 12 कार्बन का मास, तो इसके हो गए 4 मोल। सही ना? 32 बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 32, इसका हो गया 1 मोल। अब आप पता करोगे LR। LR कभी भी मेन जगह का मत करो, रफ में करो, क्योंकि क्या होता है जब आपने मेन जगह कर लिया ना तो आप उस कैलकुलेशन को यूज भी कर लेते हो। इसलिए मेरे इस बात का ध्यान रखें, LR कभी भी यहाँ कैलकुलेट मत करना, साइड में ले जाके कैलकुलेट करना। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत 1-2 लेक्चर तो लिख के करोगे, हो सकता है इसी लेक्चर के बाद आप वर्बली भी करने लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मोल्स आए उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो 4/1। इसके मोल्स कितने थे? 1 डिवाइड बाय ऑप्शन कितना है? हाफ, तो ये ऊपर आके 2 बन जाएगा। इसके हो गए 4 मोल और इसके हो गए 2 मोल। बोलो सही है क्या? है ना? बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है? 2। इसका मतलब इस रिएक्शन में O2 LR है। कौन है? O2 LR है। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा सब O2 के बेसिस पे बनेगा, और ये जो बचेगा वो भी O2 के बेसिस पर निकालेंगे। ध्यान रखना, 2 चीजें आपसे पूछ सकता है, कितना CO बनेगा और कितना कार्बन बचेगा, मैं दोनों निकाल सकता हूँ इसे। थोड़ा ध्यान रखना, इनमें पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हर बार मैं देखता हूँ कि इस वाले पार्ट में कितना बचेगा, उस वाले पार्ट में लोगों को दिक्कत आती है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इस रिएक्शन पे वापस आए। इस रिएक्शन की अगर मैं शक्ल देखूं तो वो बोल रही है कि हाफ मोल O2 से 1 मोल CO बनता है। सही है क्या? बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल। तो बस, क्योंकि O2 LR है तो ये खत्म हो जाएगा 0। जो LR होता है उसको हम 0 कर देंगे, और जो भी प्रोडक्ट बनना है इसके बेसिस पर बनेगा। तो इसके आधे मोल से 1 मोल बनता है, इसके 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल। इधर आओ, इसके आधे मोल के लिए इसका 1 मोल काम में आएगा, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल काम में आएगा। तो 4 में से 2 मोल काम में आ गए,
बताओ कार्बन कितना बचेगा, 2 मोल कार्बन सॉलिड बचेगा। समझ रहे हो, रिपीट कर रहा हूं, इसके हाफ मोल के लिए इसका 1 मोल काम में आ रहा है, तो बताओ इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल काम में आएगा, तो 4 में से 2 मोल चला जाएगा और ये 2 मोल बच जाएगा और ये 2 मोल बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे फाइनल मिक्सचर की बात करूं तो फाइनल मिक्सचर में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 मोल तो मिलेगा कार्बन सॉलिड प्लस 2 मोल ही मिल जाएगी आपको CO। आप चाहो तो यहां से सॉल्व कर सकते हो, देखो कार्बन के 4 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, 4/2 2, 1/1 1, ये LR हो गया, तो ये LR है तो ये हो जाएगा 0। सही है, इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, देखो इस रिएक्शन में इसका काम भी 1 मोल आ रहा है, तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, 2 मोल। सेम है, इसके 1 मोल के लिए 2 मोल काम में आता है, तो देखो 1 मोल के लिए 4 में से 2 मोल काम में आ जाएगा और आपके पास 2 मोल कार्बन सॉलिड बच जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ LR। इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, LR डिसाइड करें, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो LR के बेसिस बनेगा। इस रिएक्शन में अगर ये LR है तो ये ER होगा, जिसे हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, तो दिस वुड बी एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ चुका है। कॉपी करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, देखें अब क्वेश्चंस के साथ। ये देखें क्वेश्चन, एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, जब तक मैं यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई कर देता हूं। Calculate the mass of P4O10 obtained when 1.24 gram P4 reacts with 1.92 gram O2। कर लिया आपने, चलिए अब डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपने सही किया नहीं। पहले तो रिएक्शन लिखो, आपको क्या बनाना है, P4O10। तो सबसे पहला तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो आप रिएक्शन लिखें P4 प्लस 5O2। तो P4 होता है सॉलिड फॉस्फोरस, O2 है गैस, और ये भी बनता है सॉलिड। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, 1.24 ग्राम तो है P4, तो देखो फॉस्फोरस होता है 31 इंटू 4 हो गया 124, तो 1.24 अपॉन 124, इन भाई साहब के मोल्स हैं 0.01। सही है क्या, 1.92 ग्राम O2 का मोलर मास होता है 32, 1.92 को आप 32 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.06, तो O2 के मोल्स हैं 0.06। बहुत ध्यान से देखें, आप यहाँ गलती कर सकते हैं क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यूज है। इसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है, तो साइड में देखो, चेक कर रहा हूं, 0.01/1, ये वाली तो 0.01 आ गई, इधर 0.06/5, ये वाली आएगी 0.012। सही है ना। अब बताओ कौन छोटी वैल्यू है, हाँ ये ना कंफ्यूजन, ऐसी कंफ्यूजन था, छोटा मोटा कंफ्यूजन। ये बड़ी वैल्यू है और ये कौन सी है, आपकी छोटी वैल्यू है। इस चीज के ऊपर आप ध्यान दें। मैं इसको आप 0.010 लिख लो, लिखना चाहो तो 0.010 और 12, तो बड़ी वैल्यू तो ये है ना, तो यहाँ पर LR कौन है, फॉस्फोरस। बस इतनी चीज का आपको ध्यान देना है। कभी कभी आप ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इनका ध्यान रखना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये LR, तो ये हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट। अब इससे सबको डिसाइड होगा, तो देखें रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि इन भाई साहब के 1 मोल से इन भाई साहब का भी 1 मोल बनेगा, तो बताओ इन भाई साहब के 0.01 मोल से ये कितना बनेंगे, 0.01 मोल। लेकिन आपको मोल नहीं बताना है, मास बताना है, तो बता दो भाई, इनटू मोलर मास 16 इंटू 10 160, 160 प्लस 124 इज 284। तो जो आपको P4O10 मिलेगा उसका मास 2.84 ग्राम्स होगा। सही है ना, बहुत बढ़िया। आगे ये भी बताओ ये कितना बचेगा, तो इसके 1 मोल के लिए 5 मोल काम में आता है, बताओ इसके 0.01 मोल के लिए कितना काम में आ जाएगा, 0.05, बचेगा कितना, 0.01 मोल O2 बच जाएगा। इसका मास निकालो तो इनटू मोलर मास कर दो, 0.32 ग्राम O2 विल बी लेफ्ट। ऑल्दो उसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। समझ गए, आसान है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मास दिया है तो मास से पहले दोनों के मोल्स निकाल लो, LR डिसाइड करो और फिर LR के बेसिस पर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, करें, कर सकते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए,
जरा हाथ पैर नहीं, हाथ पैर क्यों मारेंगे, दिमाग मारेंगे, कुश्ती थोड़े लड़ रहे हैं जो हाथ पैर मारना है। हो गया। चलिए, ये एनटीपी टर्म मैंने जानबूझकर यूज किया है। वैसे तो अब एनटीपी टर्म यूज नहीं होता है, पहले यूज हुआ करता था। एनटीपी यहां पर स्टैंड्स फॉर वही 1 ATM एंड 273। मोल कंसेप्ट के अंदर एसटीपी एनटीपी को सेम ही लिया जाता है। पहले एनटीपी बोला जाता था, फिर उसको एसटीपी बनाया गया, अब एसटीपी 1 बार में चेंज हो चुका है। तो ये टर्म मैंने इसीलिए यूज किया है कि कई बुक्स में कई जगह अभी भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 1 मोल गैस का वॉल्यूम वही 22.4 लेकर चलना है। ठीक है, चलिए, रिएक्शन सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ पता करना है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, 2Ki प्लस I2 प्लस 22HNO3। ये इतनी भयंकर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि डर के आगे आंसर है, आंसर जीत नहीं है। 2KiO3 प्लस 22NO2 प्लस 10H2। हे भगवान, मैं तो रिएक्शन लिखते लिखते थक गया। खैर, आपको Ki के मोल्स दिए हुए हैं 3, सही है, I2 के मोल्स दिए हुए हैं 2, और बोला है ये है एक्सेस में, तो दिस कैन गो टू भाड़, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी एक्सेस में बोल दिया तो आपको जितनी जरूरत है लो, तो ये तो कभी LR हो ही नहीं सकता, इसका नाम ही एक्सेस है। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में डिसाइड करो, बताओ LR कौन। हाँ देखो, आगे ना वर्बल तरीके पे आ गए, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3/2 1.5 और 2/1 2, 1.5 छोटी वैल्यू है, तो ये जो Ki भाई साहब हैं ये हो गए मेरे LR। ठीक है, अब बाकी सब जाएं हाँ भाड़ में। मुझे किससे बात करनी है, NO2 से। तो प्रभु शक्ल देखें, इस रिएक्शन की शक्ल बोल रही है कि अगर मेरे पास 2 मोल Ki हो तो मुझे 22 मोल NO2 मिलेगी। क्या ये बात सही है? तो बताओ 1 मोल Ki से मुझे कितनी O2 मिलेगी, NO2? 20/2 दैट इज 22/2 दैट इज 11 मोल NO2। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपने यूज किया है 3 मोल, तो प्रभु इसके 3 मोल से आपको कितना मिलने वाला है, 33 मोल NO2 मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई करें 33 इंटू 22.4, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। 33 4 3 12 2 1 66 67 2 7 6 2 9 3 7 739, ओहो 739.2 लीटर्स। दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। हाँ जी, कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। देखो मैंने क्या चीज यूज की, मैंने 33 को 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं करके उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 बार 3 लिखा हुआ है, सेम चीज रिपीट करनी है। तो 276 ऐड कर दो फटाफट से, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सही है, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ LR। आज के बाद इस चीज को आप अपनी आदत बना लें कि अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए हुए हैं तो आप पहले LR लगा के डिसाइड करोगे कि किससे प्रोडक्ट बनाना है, और फिर ये पता करोगे कि आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है या फिर कितना रिएक्टेंट यहाँ पर बच जाएगा। आई होप आप कंसेप्ट ऑफ LR समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क, उसके अलावा जो मैंने आपको DPPs दी हुई हैं उनमें स्टोइकियोमेट्री और LR के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, हम करेंगे यहाँ से आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और टर्म सिखाऊंगा, दैट इज परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज यील्ड में हम LR के कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं वो भी हम सीखेंगे, और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर मूव करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।